राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना स्थायी दुश्मन। और ये एक बड़ा मशहूर कथन है जिसको राजनीति में अलग अलग पार्टियों के लोग अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा, राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना स्थायी दुश्मन। और इसी कथन का इस्तेमाल करके अलग अलग पार्टियां अपने दोस्त, दुश्मन और विचारधाराओं को अक्सर बदलती रहती हैं। जब भी वो अपनी विचारधारा को बदलते हैं, अपने दोस्तों को बदल लेते हैं रातों रात, अपने दुश्मनों को भी बदल लेते हैं, दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं और फिर कहते हैं राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना स्थायी दुश्मन। और इस कथन के पीछे सब छुप जाते हैं। और इस कथन का इस्तेमाल करके हमारे देश के जो नेता हैं और पार्टियां हैं वो अपनी विचारधारा पर अक्सर समझौता कर लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं और सोचते हैं कि राजनीति के नाम पर सब चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने असल में इस कथन को बहुत गंभीरता से ले लिया और इस कथन को गंभीरता से लेकर उन्होंने अपने दोस्तों की लिस्ट भी बदल ली और दुश्मनों की लिस्ट भी बदल ली और अपनी विचारधारा को भी बदल लिया और यही कथन उन पर भारी पड़ गया। ये बात आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज शिवसेना का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 60 साल पहले वर्ष 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। लेकिन आज शिवसेना की हालत देखकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा बड़ी दुखी होती होगी, क्योंकि बाला साहब के बेटे, अपने ही बेटे उद्धव ठाकरे ने अब इस पार्टी की हालत ऐसी कर दी है कि उसमें सिर्फ 3 लोकसभा सांसद बचे हैं अगर ये नई टूट हो जाती है तो। और इस समय ये देश की सबसे छोटी पार्टियों में से एक बन गई है। एक जमाना था जब शिवसेना को महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र माना जाता था और बाला साहब महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे ताकतवर व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन आज उनके अपने ही बेटे उद्धव ठाकरे की पार्टी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बाला साहब ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि उनकी शिवसेना कितने सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगी और इसके स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र में अलग अलग टुकड़े अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने मुंबई में अपनी अलग अलग रैलियां करके खुद को बाला साहब का असली उत्तराधिकारी बताया। सबसे पहले आप वही तस्वीर देखिए। साहेब ठाकरे यांचं आगमन झालेलं आहे। यानंतर आपल्याला माहितच आहे की हीरक महोत्सव असतो। हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा सणांसाठी रावयास तो धावतो हाकेस दिन रात। प्रतिभा या विभागातर्फे या विभागाचे आज के इस मौके पर हम आपको ठाकरे परिवार की पूरी कहानी सुनाना चाहेंगे। बाला साहब ठाकरे की कहानी सुनाना चाहेंगे। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये भी और इससे आप अपने जीवन में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको ये भी दिखाएंगे कि जिस शिवसेना की नींव मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और कांग्रेस की तुष्टीकरण के विरोध पर रखी गई थी, अब उद्धव ठाकरे की उसी शिवसेना ने पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। यानी जो पार्टी कांग्रेस के विरोध की विचारधारा के साथ बनी थी, जिसका यूएसपी कांग्रेस का विरोध था, जो सबसे पहले जब सामने आई तो कांग्रेस का विरोध करने वाली पार्टी के तौर पर आई, उसी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन कर लिया पहले, तब वो एक बार टूटी और अब उसी पार्टी की कांग्रेस में विलय होने की चर्चा हो रही है। इसलिए अब दूसरी बार ये पार्टी टूटने की कगार पर है। दोनों बार कांग्रेस ही जिम्मेदार है। आज उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में कहा कि अगर जनता को उन पर भरोसा और विश्वास नहीं है तो वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। और एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे की राजनीति में कैसे इतना फर्क आया, अब आपको ये दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए। जो इमारत इस समय आपकी स्क्रीन पर है, इसका नाम है मातोश्री। ये किसी जमाने में बाला साहब ठाकरे का निवास होने के साथ साथ महाराष्ट्र का पावर सेंटर हुआ करता था। महाराष्ट्र की राजनीति इसी मातोश्री से चलती थी। लेकिन आज शिवसेना के स्थापना दिवस पर यहां पूरी तरह सन्नाटा है।
मातोश्री के आसपास पूरा सन्नाटा है, एक भी कार्यकर्ता नहीं, एक भी नेता नहीं, और एक बड़ा खामोश सा पोस्टर वहां पर लगा हुआ है सामने, जिसमें बाला साहब ठाकरे की एक पुरानी तस्वीर लगी है। लेकिन बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज इस तस्वीर को देखकर कितनी दुखी होगी। एक ज़माना था जब मातोश्री में बड़े बड़े नेता, दिग्गज उद्योगपति, बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यहाँ पहुंचकर बाला साहब से मुलाकात करने के लिए आते थे। अगर आप सोचें, राजनीति की दुनिया में एक मंदिर हुआ करता था, ताकत का मंदिर, शक्ति का मंदिर, और यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े बड़े लोग अपना माथा टेकने के लिए आया करते थे, बाला साहब का आशीर्वाद लेने आया करते थे। और तब लोगों को लगता था कि अगर बाला साहब का आशीर्वाद नहीं है, शिवसेना का हमारे ऊपर हाथ नहीं है, तो मुंबई में ना तो कोई धंधा हो सकता है, ना कोई फैक्ट्री चल सकती है, ना कोई फिल्मों में काम कर सकता है। मुंबई में अगर रहना है तो मातोश्री के दरवाजे पर आकर एक बार तो माथा टेकना ही पड़ेगा। और यहाँ हमेशा लोगों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। आज हम आपको बाला साहब ठाकरे की कहानी सुनाना चाहते हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत वैसे तो एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी, लेकिन अपने आक्रामक अंदाज से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1960 से, जब महाराष्ट्र को एक नए राज्य का दर्जा मिला था। उस समय मुंबई में दक्षिण भारत के लोगों का वर्चस्व था। नौकरी से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक हर जगह दक्षिण भारत के लोगों का दबदबा था। बाल ठाकरे ने इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और उनका नारा था, मुंबई मराठियों की है और मराठियों को उनका हक मिलना चाहिए। वर्ष 1960 में उन्होंने एक मराठी पत्रिका शुरू की जिसका नाम था मार्मिक, और यही वो मंच था जहां से उन्होंने मराठी मानुस का मुद्दा उठाया। शुरुआत में इस पत्रिका में उनके राजनीतिक कार्टून और व्यंग छपा करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह पत्रिका मराठी अस्मिता की एक पहचान और आवाज बन गई। 19 जून 1966 को, यानी आज ही के दिन 1966 में, उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में शिवसेना की स्थापना की और नारा दिया, मराठी माणूस पहिले, यानी मराठी व्यक्ति पहले। महाराष्ट्र में पहला हक मराठी व्यक्ति को मिलेगा, मराठी माणूस को मिलेगा। और महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें एक हीरो मिल गया, उन्हें एक नायक मिल गया जो उनके हक की बात कर रहा है, जो उनकी पहचान की बात कर रहा है, जो मराठी अस्मिता की बात कर रहा है। और उन्होंने बाला साहब ठाकरे को रातों रात अपना हीरो बना दिया। बाला साहब ठाकरे ने मराठी माणूस की पहचान को इसके बाद वोटों में बदल दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी देन है। बाल ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रतीक बनाकर हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की राजनीति को फिर आगे बढ़ाया। और दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 1975 में जब आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी ने, आपातकाल के दौरान बाल ठाकरे ने उस समय इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, लेकिन बाद में उनकी राजनीति कांग्रेस विरोध की पहचान बन गई। 1980 और 90 के दशक में बाल ठाकरे दो नामों से बहुत लोकप्रिय हुए। एक तो उन्हें कहा जाता था हिंदू हृदय सम्राट, और दूसरा उनका नाम पड़ा टाइगर। उनके समर्थकों का मानना था कि वो हिंदुओं के हितों को किसी टाइगर की तरह आक्रामक तरीके से उठाते हैं, और खुद उनकी जो शख्सियत है वो एक टाइगर की तरह है, किसी से डरते नहीं है। 1990 के दशक में उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र में हिंदुओं को एकजुट करने का भी काम किया, और तब बाल ठाकरे की पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर होने लगी जो हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते थे। इसी कारण उनके समर्थकों ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहना शुरू कर दिया। आणि आमची 4.5 वर्ष महाराष्ट्रात सत्ता होती, पण हिंदू मुसलमानांची एकही दंगल होऊ शकली नाही, हिम्मत झाली नाही त्यांची दंगल करण्याची। ही शिवसेना। बरंच मिरजेला दंगल झाली तर झाली, 2 दिवस विसर्जनाला असतानाच दंगलीला सुरुवात। दंगल कशावरून? अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला। तुमचा निघाला का? काढण्याची इच्छा आहे। अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला, बाबासाहेब भोसले घराणं मुख्यमंत्री असताना पुस्तकातून तो धडा काढून टाकला, मुसलमानांच्या भावना दुखावतील म्हणून। तो बाल ठाकरे बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात करते थे और ये चिंता नहीं करते थे कि किसे उनकी बात बुरी लगेगी। साफ साफ बात करते थे और हिंदुओं के हितों की बात करते थे। तो वैसे तो बाल ठाकरे अक्सर अपने भाषणों के लिए
विवादों में रहते थे, भाषणों में बातें ही ऐसी करते थे कि अक्सर विवाद हो जाया करता था। अक्सर मुसलमानों के खिलाफ भी वो बात करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे, आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाते थे। लेकिन शिवसेना की राजनीति में सबसे बड़ा वायरल मोमेंट उस समय आया जब वर्ष 1991 में बाल ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह है और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से पहले शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोद दी ताकि ये मैच ना हो सके, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान की ये सीरीज रद्द करनी पड़ी थी क्योंकि बाल ठाकरे ने इतना दबाव डाल दिया था। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। अगर आज उस जमाने में सोशल मीडिया होता तो ये तस्वीरें बड़ी वायरल हो चुकी होती, लेकिन बिना सोशल मीडिया के भी उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि फिर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेल पाए। वर्ष 1995 में शिवसेना ने महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और अच्छी बात यह थी कि बीजेपी और शिवसेना की जो विचारधाराएं थी वो बिल्कुल मिलती थी, वो एक दूसरे की पूरक थी, ये नेचुरल पार्टनर्स थे। और इसके बाद बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। महाराष्ट्र में सांस्कृतिक बदलाव आने लगे और जो बदलाव आ रहा था सांस्कृतिक रूप से, इसे बाल ठाकरे की एक बड़ी जीत माना गया। 17 नवंबर 2012 को 86 वर्ष की उम्र में जब बाल ठाकरे का निधन हुआ तो पूरी मुंबई थम गई थी। उनके अंतिम दर्शन के लिए लगभग 20 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। यह भारत के किसी भी नेता की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से एक थी जिससे उनकी लोकप्रियता दिखाई देती थी। बाल साहब ठाकरे कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बने और उन्होंने कभी कोई संवैधानिक या सरकारी पद नहीं संभाला। इसके बावजूद दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति में उनका प्रभाव इतना मजबूत रहा कि लोग कहते थे असली सत्ता मंत्रालय में नहीं बल्कि मातोश्री में बैठती है। बाला साहब ठाकरे की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे राजनीतिक परिवार की कहानी भी है जिसे कभी महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार माना जाता था। तब बाल ठाकरे के साथ उनके बेटे उद्धव ठाकरे, उनके भतीजे राज ठाकरे और पूरा परिवार एक साथ था। उस समय कई लोग राज ठाकरे को बाला साहब का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने वर्ष 2003 में अपने बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और यह पार्टी अपने बेटे के हाथ में दे दी। फिर राज ठाकरे ने इस बात से दुखी होकर शिवसेना को छोड़ दिया और वर्ष 2006 में अपनी अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की। यह ठाकरे परिवार में पहली बड़ी राजनीतिक दरार थी जिससे मराठी वोटों का बंटवारा हुआ। यह अलग बात है कि राज ठाकरे की पार्टी और खुद राज ठाकरे भी महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ खास कर नहीं पाए और उनकी पार्टी जो है वो महाराष्ट्र की एक छोटी सी पार्टी बनकर रह गई। वो विरोध तो बहुत करती है, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना ये सब बहुत अच्छा करती है, लेकिन वो सीटें नहीं जीत पाती, चुनाव नहीं जीत पाती, इसलिए वो कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि वर्ष 2026 में उद्धव और राज ठाकरे दोनों भाइयों ने मिलकर एक बार फिर से बीएमसी का चुनाव लड़ा था। बाल ठाकरे की पूरी राजनीति कांग्रेस के विरोध में रही और उन्होंने कांग्रेस में परिवारवाद का जमकर विरोध किया। आज आप सुनिए कैसे बाल ठाकरे कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला किया करते थे। राहुल हा नेतृत्वाच्या लायकीचा आहे, ओमर अब्दुल्ला नेतृत्वाच्या लायकीचा आहे। इथे बाप असा आहे म्हणून मुलगा नाही, हे ठाकरे घराणं होऊ देणार नाही। शिवसेनेवरती ठाकरे घराणं लादलं जाणार नाही। तुम्ही त्याचा स्वीकार केला तर आणि तरच आहे। माझा एक आणखीन आहे ना, चौथी पिढी आहे। उद्धवचा दुसरा मुलगा तेजस आला असेल, इकडे बसला असेल, तो एक कडक डोक्याचा पोरगा आहे, आवड आहे, माझ्यासारखाच आहे। मला जे आवडायची त्याला आवड आहे। मला बागेचं काम आवडतं, मला माशांचं ॲक्वेरियम मला आवडायचा। मी कुत्री पाळलेली आहे, भरपूर निरनिळा पेडिग्री डॉग्स, ती त्याला आवड आहे। विशेष आवड म्हणजे जी माझी आवड आहे पण ती आता अंमलात आणता येत नाही कारण वर्तमानपत्र आता हुशार झालेली आहेत। बाल ठाकरे का जो भाषण अभी आपको दिखाया ये मराठी में है, जिसमें वो राहुल गांधी का नाम लेकर कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी में नेतृत्व परिवार के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि आप किसी बड़े नेता के बेटे हैं और इसीलिए आपको कोई बड़ा पद दे दिया जाए, लेकिन बाल ठाकरे अपनी ही इस बात पर कायम नहीं रह पाए
और उन्होंने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी ये पार्टी सौंप दी और उद्धव ठाकरे को भी अपने पिता की ये बातें याद नहीं रहीं और उद्धव ठाकरे बहुत जल्दी अपने पिता की इस विचारधारा को भूल गए। और उद्धव ठाकरे ने बड़ी जल्दी से ये सोच लिया कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होते हैं ना स्थायी दोस्त होते हैं और विचारधारा को भी बदला जा सकता है। वर्ष 2019 में उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। और अगर बाल ठाकरे जिंदा होते तो वो उद्धव ठाकरे को ये गलती कभी ना करने देते। और वो गलती थी कांग्रेस के साथ दोस्ती करने की। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लिया और यहीं से उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत हुई। पिछले 4 वर्षों में शिवसेना में कांग्रेस की वजह से ही 2 बार बगावत हो चुकी है। असल में अगर आप देखें तो शिवसेना 3 बार टूटी है, परिवारवाद और कांग्रेस की वजह से। पहली बार परिवारवाद की वजह से टूटी जब राज ठाकरे इस परिवार से अलग हो गए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। पहली बार तो तब टूटी। तब क्यों टूटी? तब परिवारवाद की वजह से टूटी, क्योंकि बाल ठाकरे ने अपने बेटे को प्रमोट किया और राज ठाकरे को नहीं किया। तो पहली टूट परिवारवाद की वजह से, जिसका खुद बाल ठाकरे बड़ा विरोध करते थे, और दूसरी टूट कांग्रेस के गठबंधन की वजह से। वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में पहली बड़ी बगावत हुई। शिंदे के साथ 39 एमएलए और 13 सांसद शिवसेना को छोड़कर चले गए, क्योंकि तब उद्धव ठाकरे कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे और जो असली शिव सैनिक थे उन्हें कांग्रेस के साथ दोस्ती मंजूर नहीं थी। और दूसरा, अब जो दूसरी सबसे बड़ी टूट हो रही है, इस बार शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी है, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का कांग्रेस में आगे चलकर विलय करना चाहते हैं। जैसे ही ये चर्चा, चाहे ये चर्चा झूठी ही है, लेकिन जैसे ही ये चर्चा चली, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो सांसद थे वो डर गए, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे तो वो जानते हैं कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस विरोधी विचारधारा पर शिवसेना को खड़ा किया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस प्रेम के चक्कर में उस विचारधारा को कमजोर कर दिया और अपनी लगभग पूरी की पूरी पार्टी आज गंवा दी है। अब देखिए, आज शिवसेना के स्थापना दिवस के दिन देखिए शिवसेना यूबीटी की ताकत अब कितनी बची है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में इस समय लोकसभा के 9 सांसद हैं अभी टेक्निकली, लेकिन इनमें से 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर यह बताया है कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। यानी उस हिसाब से सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। राज्यसभा में 1 सांसद बचा है और महाराष्ट्र की विधानसभा में उनके पास सिर्फ 20 विधायक हैं। ये देश नहीं, महाराष्ट्र की भी सबसे छोटी पार्टियों में है। जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में लोकसभा के सांसद हैं 7, राज्यसभा के सांसद हैं 2 और महाराष्ट्र विधानसभा में 57 विधायक उनके पास हैं। और अगर ये लोग भी और मिलकर अभी जब दूसरी टूट होती है तो इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे के सांसदों ने बगावत की, उसका एक ही संदेश है और वो है विचारधारा। अगर किसी पार्टी के पास मजबूत विचारधारा होती है तो वो लंबे समय तक टिक सकती है और उसके नेता और सांसद पार्टी छोड़कर भागते नहीं। टीएमसी और शिवसेना की बात करें तो इनकी शुरुआत तो कांग्रेस के विरोध से हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ इन पार्टियों ने अपनी विचारधारा को ही खत्म कर दिया सत्ता में बने रहने के लिए। इसलिए अब ये पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए दोबारा से उसी कांग्रेस में जुड़ना चाहती हैं, उसी कांग्रेस की तरफ बढ़ रही हैं जिसका विरोध करते करते इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। हमारा मानना है कि विचारधारा किसी भी राजनीतिक पार्टी की आत्मा होती है और राजनीतिक फायदे के लिए अपनी आत्मा का सौदा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई पार्टी अपनी मूल विचारधारा छोड़ती है उस पर अस्तित्व का खतरा अचानक से सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए फिर से मैं आपको वो बात कहूँगा, राजनीति में बड़े बड़े नेता जो कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त है ना ही स्थायी दुश्मन है, ये बात गलत है और इस कथन का फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं उठाना चाहिए। और जो भी उठाना चाहते हैं वो पहले उद्धव ठाकरे का क्या हाल हुआ वो देख लें।